बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, सुबह सुबह फल खाया करें, सुबह सुबह अच्छा सा नाश्ता किया करें। ये रोज़ मैं आपको बोलती हूँ, मगर कौन से फल खाया करें, कौन सा नाश्ता किया करें, ये ज़रा मैंने थोड़ी सी आपको टिप देनी है। ये देखें मैं क्या पी रही हूँ, केला, केले का शेक। चीनी नहीं है इसके अंदर ऐड, कोई इसके अंदर फ्लेवर नहीं है, सादा सा दूध है, सादा सा केला इसके अंदर मैंने ऐसे शेक बनवा के उसको पी रही हूँ सुबह सुबह। बहुत अच्छा होता है। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा केले खाती हूँ, मुझे वैसे बहुत पसंद है। मैं सारा दिन में 12 केले दर्जन जो है वो आराम से खा जाती हूँ। मेरी बेटी भी 7 केले 6 केले आराम से खा जाती है। हम गलियों में जब वॉक कर रहे होते हैं तो हम केले बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मैं बचपन से खा रही हूँ, जब अपनी अम्मी के साथ वॉक पे जाती थी, रात को अंडे ब्रेड लेने के लिए, नाश्ता लेने के लिए जाते थे हम लोग सुबह के लिए, तो रात को वॉक करके जाते थे खाना खाने के बाद। सारे बच्चों को लेके अम्मी जाती थी, अम्मी के 8 बच्चे थे, हम सारे बच्चे लाइनों में आगे पीछे, तो अम्मी बस रेडी वाले से ले लेती थी केले और उसके बाद एक एक केला करके तोड़ती रहती थी, एक एक बच्चों को देती रहती थी। इस तरह से दर्जन 2 दर्जन केले, 3 दर्जन केले, पता ही नहीं लगते थे। और जब बच्चे ज़्यादा हो ना तो केले वाला खाते हैं, ऐसे ही है। तो ऐसे अम्मी हमारे साथ किया करती थी। तो हम लोग के कद भी ना इसी तरह बहुत लंबे हैं, इसी वजह से आपकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है जब आप बचपन में केले खाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उसके बाद केले खाना शुरू कर देते हैं हाइट के लिए। तो अगर हाइट आपको लंबी करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है केले। अगर आपको बालों में ग्लॉसिंग चाहिए, आपके बाल सिल्की चाहिए, और बच्चियां जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, बाल घने नहीं हो रहे होते हैं, और उनके बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है केले। ये बात लोगों को समझ नहीं आती, मगर बहुत सिल्की शाइनी बाल अगर आपको चाहिए तो केले। हमारे बांग्लादेश में अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बाल खूबसूरत होते हैं, वहाँ की लड़कियों के सांवली होती हैं, थोड़ी डार्क कलर की होती हैं, मगर उसके बावजूद उनकी स्किन में ग्लो, शाइन, ग्लॉसी, ग्लास स्किन होती है उनकी, और बिल्कुल उनके ना चमकती हुई स्किन के साथ चमकते हुए काले काले स्याह बाल होते हैं। जितनी बंगालियाँ हैं, जितनी बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं मेरी बहनें, वो सारी इसी तरह खूबसूरत। कलर डजेंट मैटर कि आप बहुत गोरे चिट्टे। मैंने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बंगालियाँ देखी हैं, ऐसी प्यारी प्यारी कि आप मिसाल देख लें, रेखा को देख लें, मुझे देख लें। আমি বাংলা কথা বলতে পারি, मैं ওখানে থাকি बंगाली আমি। अच्छा, तो आप देखें ना, रेखा आईने में मुंह देखा, उनको देखें तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, चाहे कोई दुनिया की आप अंग्रेज़ गोरी चिट्टी कोई हीरोइन खड़ी कर दें, उसके आगे जस्ती कोई नहीं है। वो इतनी हसीन है, उसकी एक एक आवाज़, बाल, चेहरा सब बोलता है। तो इसी तरह बहुत सारी लड़कियां जो बंगाल साइड से हैं, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, वीटिश में है, उनकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। तो अब केले का क्या क्या फ़ायदा है, मैंने आपको स्टार्ट में 2 चीज़ें बता दी। एक तो ये कि बालों के लिए बहुत अच्छी है, चेहरे की ग्लॉसिंग के लिए बहुत अच्छी है, और साथ साथ मैं आपको इसके तिब्बी फ़ायदे अब बताना शुरू करती हूँ। केलों के फ़ायदे का जो इस्तेमाल है ना, अगर आप रोज़ाना अच्छी तरीके से केला खाएं, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं और लागर हैं, हड्डियों के ढांचे हैं, तो आप केला अगर खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत खूबसूरत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मेरी अम्मी तो लोगों को मशवरा करती थी कि साबुदाने की खीर बनाएं, उसमें ऊपर केला डाल के खाएं, तो बहुत जल्दी आप वेट गेन भी कर लेते हैं और ज़रा आपका जिस्म जो है ना अच्छा शेप अच्छा हो जाता है। अच्छा, उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो बेवक्त की जो भूख होती है ना, वो बेवक्त की भूख आपकी ख़त्म कर देता है, आपका पेट भर देता है। आपके लिए सबसे अच्छा एक फ़ाइबर वाली डाइट है। उसके साथ साथ जो है जहनी अमराज जो है उसके लिए बहुत फ़ायदे हैं। इसमें देखें, केले में एक ट्रिप्टोफैन नामी जुस पाया जाता है जो सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाता है, और अहम बात यह है कि सेरोटोनिन की मिकदार जब बढ़ती है तो जहनी अमराज से बचाव में मदद मिलती है। कितनी अच्छी चीज़ है। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो आपके मूड को खुशगवार बना देता है, आपका हैप्पी हार्मोन्स जो है वो जाग जाता है। मूड के बारे में मैं आपको बताऊं, केला जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अहम किरदार अदा करता है केला आपके मूड के हिसाब से। बहुत से लोग आपने देखे ना, सड़ा हुआ मुँह लेके आ जाते हैं। तुमने केला खाया है सुबह? क्यों? रोज़ तुम केला खाओगे, रोज़ सड़ा हुआ मुँह लेके मेरे सामने कैमरे के आगे तक खड़ा हो जाता है, इसलिए मुँह जो है ना बैंगन की तरह फूला हुआ लग रहा है। केले खाया करो, ठीक है? 1 दर्जन लाया करो, आधा दर्जन मुझे दिया करो, आधा दर्जन खुद खाया करो। अच्छा, देखा कितनी ज़ोर ज़ोर से हंसो है। अच्छा, केले खाए ना तो आपको पता है आप गुस्से में नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
आपके चेहरे पे बाकायदा जो है ना एक चमक रहती है, आपका हैप्पी हार्मोन जो है वो जाग जाता है और पता चलता है कि आपके चेहरे पे जो स्माइल आई है, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो मूड को खुशगवार अगर आपने बनाना है तो फिर केले खाना है। तो मज़े का लग रहा है शेक ना। उसके बाद बताती हूँ, मैदे के लिए, स्टमक के लिए इतना मुफीद है केला। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? मैदे के मसले होते हैं, हमारे पेट के मसले होते हैं। जब आप फाइबर वाली चीज़ें खाएं ना तो आपके मैदे के अमराज बहुत सॉफ्ट सेटल रहते हैं। तो उनको सेटल रखने के लिए, जैसे घर में बीवी को सेटल करने के लिए स्पेस देनी पड़ती है ना, उसी तरह पे फाइबर खाना पड़ता है हमारे अंदर के हालात को ठीक करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे अगर फूड पॉइजनिंग या फिर अल्लाह ना करे कोई डिहाइड्रेट बॉडी हो जाए तो मैं सबसे पहले जो है ना दही में मैं केला डाल देती हूँ, उसको अच्छी तरह से भले ग्राइंड कर लूँ, काट के डाल दूँ, अच्छी तरीके से इसमें तरीके से मैं खा लेती हूँ। और 24 घंटे के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है केला। और कुछ लोग जैसे इसबगोल नहीं खा सकते ना, तो पता है एक बड़ी अच्छी आसान सी टिप है जिसमें आपको मज़ा भी आएगा कि आपने क्या किया, केला छीला, उसके बाद आपने एक प्लेट में इसबगोल और साथ में थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा वो आपने रख लिया। ठीक है। उसके बाद केले को आपने ऐसे जैसे ना ये किसी सेंटर में स्टिक उसके अंदर डाल के, तो जैसे कुल्फ़ी बन गई, उसके इर्द गिर्द पूरा आपने जो है ना ऐसे उसको, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे आपने केला उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद आपने पूरा उसको जैसे सीख कबाब सेकते हैं ना सीख में, उस तरह उसको इसबगोल और खोपरा लगा के तो फिर आपने ऐसे केला खा लेना। तो आपका पेट, मैदा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नज़ला सबको होता है, ज़ुकाम होता है ना, तो इसके लिए क्या है, केला इसका इलाज है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नज़ला इतना बुरा तंग करता है, तो ये खिलाए ना। हमारे जिस्म को पोटेशियम की कितनी ज़रूरत होती है पता है ना, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यही केला खाना है। दिल की धड़कन जो है उसको मजबूत करती है। आपके जो मसल्स हैं, ये जितने मेरे बॉडी बिल्डर भाई हैं ना जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के जिम में भाग रहे हैं, उनके लिए तो केला ही है। वो केला खाएंगे तो उनके मसल्स बनेंगे। 422 ग्राम पोटेशियम पाई जाती है उसके अंदर, तो इस पोटेशियम को भाई खाएंगे तो मिलेगा ना उनको। 6 पैक्स बनाने या डोले बनाने, दबंग वाले है ना, तो रणवीर कपूर वाले। पाकिस्तान में तो हमारे पास कोई ऐसा हीरो है ही नहीं जिसका मैं नाम बोलूँ कि 6 पैक्स हैं उसके पास, है ना। उसके पास सब सारे पैक हीरो हैं, बंद करके पैक हीरो है हमारे, किसी के कोई 6 पैक्स नहीं है। इतने दुबले दुबले चूजे सब में आयोडीन की कमी है। इतने दुबले मेरे भाई हीरो, कोई हीरो लगे तो सही, शर्ट कोई फाड़े ऐसे तो लगे फटा पोस्टर निकले हीरो। कोई तो बॉडी हो, कोई तो हीरो खेतों में भाग। अच्छा, अब मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जिनकी बॉडी है, ऐसे जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से ऐसे मैंने देखे, तो मगर उनको चांस ही कोई नहीं है। वो बेचारे दिन रात जिम में ख्वार हो रहे मगर उनको कोई चांस नहीं दे रहा। मगर वो जो हमारे भाई बहुत दुबले दुबले पतले पतले सिगरेट की शेप वाले, वो हीरो है। अच्छा, फिर खैर आपको पता है जिस्म में खून की कमी कितनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये खून की कमी पैदा नहीं होने देता। केले में इतना ज़्यादा आयरन होता है, इतना ज़्यादा आयरन होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आयरन हमें बहुत ज़रूरी है, औरतों को तो हर हाल में चाहिए होता है। मैं बताएं क्यों, प्रेग्नेंट वुमेन्स जितनी भी होती हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपकी प्रेगनेंसी। और मैंने ग्लोइंग स्किन के बारे में क्यों बोला था, क्योंकि जिल्द के लिए ये इसलिए मुफीद है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए तो लोग केले का छिलका भी मुंह पर रगड़ रहे होते हैं। इधर आपने केला खाया, इधर आपने केले का छिलका रगड़ना शुरू कर दिया। तो लगाएं आप केले का छिलका मुँह पर, विटामिन सी है इसके अंदर। ये सब बकवास है। मैंने थोड़े दिन पहले एक देखी थी रील वायरल किसी की, खुदा के लिए झूठ ना बोला करें। ये सोशल मीडिया अगर बहुत ज़्यादा बूम कर गया, बूस्ट कर गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाएं आप। ठीक है, ये हिकमत की चीज़ें हैं। आप कुछ भी जो खाएंगे वो आप लगा भी सकते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर विटामिन सी पाई जाती है, वो आप खा रहे हैं, आपको अंदर तो मिल रही है। अगर उसके किसी छिलके में या उसके किसी फ्रूट में अगर आपको कोई मास्क का लेप लगा के या उसको मल के अपने चेहरे पे भी विटामिन सी या कोई चीज़ मिल रही है, तो यू कैन हैव इट। ओके, किसी ने बोला ये सब बकवास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हमें तो पड़ता है, मुझे तो बहुत सूट करता है। आई लव ये केले के मास्क एंड ऑल, मैं तो बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, हद होती है। गुर्दों के लिए इतना अच्छा है ना केला, मैं आपको क्या बताऊँ। गुर्दों के जितने भी मरीज़ हैं उनको तो सबसे पहले ये अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ये खाना ही चाहिए हर हाल में। प्रेगनेंसी का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक तो आप
अपना ख्याल रख रहे हैं, और अपना ख्याल इसलिए भी रख रहे हैं कि डबल आपने जो आपके कोख में बच्चा पल रहा है उसको वो सारी ग़िज़ाएँ देनी है, वो डाइट। अच्छा, कुछ बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं ना तो माओ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा ये नहीं खा रहा, मेरा बच्चा वो नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि माँ ने नहीं खाया होता। जब आप प्रेग्नेंट हों, जो जो चीज़ें आप खाएंगी वो बच्चे के टेस्ट बाइट में मुझे लगता है उसी वक्त बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें खानी चाहिए, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन को केला खाना चाहिए। केले का मास्क बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो आप कभी बालों में लगा को कितना मज़ा आएगा। बाल जैसे सिल्की यूँ उठाएं ऐसे तो ऐसे गिरेंगे, इतना सिल्की टेक्सचर, इतना ज़बरदस्त ये है फल केला। केला खाएं, केला लगाएं, और केले की ब्रेक है। आई विल बी बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। बड़ी प्यारी सी स्टोरी सुनाने लगी हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, मगर बहुत खुशी है मुझे कि जो मैं आपको स्टोरी अभी सुनाऊंगी वो एक कामयाब स्टोरी है। नफ़रतों में मोहब्बतों का रास्ता, क्या बात है। एक दिल जो धड़कना कम हो गया, उसकी हार्ट बीट कम हो गई बिल्कुल, मगर दोबारा वो दिल धड़कना शुरू हो गया। मगर धड़का किधर? भारत में जाकर वो दिल धड़का है, चिनाई में। 19 साल आयशा, प्यारी सी लड़की, मासूम सी लड़की जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। 2019 में उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, बहुत बुरी तरीके से उसका दिल धड़कना जो है वो कम हो गया। पहली दफ़ा भारत गई वो 2019 में, और उसने वहाँ पर जाकर जो है लोगों से अपील की और लोगों को बोला। डॉक्टर्स ने वहाँ पर उसको मीटिंग्स के लिए बुलाया। उसने वहाँ पर बात की कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे दिल में मसला है। उसको हार्ट की डिवाइस लगाई गई, उसको चेक किया प्रॉपर। वहाँ पर उसको पता चला कि उसको दिल की जो है वो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम है, उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसको खैर वापस भेज दिया गया, मगर उसको बोला कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि अभी हमारे पास दिल अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हमें कोई ऐसा दिल मिलेगा तो विल कॉन्टैक्ट यू। 2023 में फिर आयशा की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब हो गई। माँ और बेटी दोनों रहते हैं, बाप नहीं है उनके साथ। दिल के अखराजात जो हैं ट्रांसप्लांट के वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। एवरीबडी नोज़ कि उसको अफोर्ड करना पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में कोशिश भी बहुत ज़्यादा की, और यहाँ पर हमें जितने भी पेशेंट्स होते हैं इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा होता, आपको भी पता है, और है ही नहीं। जब तो फिर करेंगे कैसे? ख़ास तौर पे ट्रांसप्लांट फैसिलिटी है ही नहीं पाकिस्तान में। जब 2023 में वो दोबारा इंडिया गई, वहाँ पर जाकर उन्होंने फिर डॉक्टर्स के साथ बात की, अपील की, मीटिंग की। फिर देखें आप, 69 साला शख्स जिसका दिल जो था वो आयशा को लगाया गया, और वो इंडिया से था, भारत से था। जब आयशा का ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ताला ने जो है उस ऑपरेशन को कामयाब कर दिया, और अल्लाह ताला ने आयशा को नई ज़िंदगी दे दी। एक सुरेश राव डॉक्टर थे, उनको सलूट करती हूँ, कामयाब ऑपरेशन किया उन्होंने, और इंडिया का दिल जो है अब वो पाकिस्तान में धड़क रहा है। मैं कहती हूँ सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो आप डॉक्टर साहब जो है उन शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं कि ये है मोहब्बत का जज्बा, ये है प्यार का जज्बा। क्या बात है। उस बंदे ने अपना पेशा देखा, उस बंदे ने ये जो हम करते हैं ना, ये मोहब्बत, नफ़रत, जलन, हसद, ये हमारे ये इस तरह के जो हम फैला रहे होते हैं ना, उसका जो पेशा था उसने वही किया। उस डॉक्टर को सलाम कि उस डॉक्टर ने नेक नियति से इंसानियत को जो है तरजीह देते हुए, इतनी बड़ी बात यह कि वहाँ इंडिया से फ़ंड भी इकट्ठा किया इस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन था। ये चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में है ही नहीं, उसके अलावा किसी भी मुल्क में हो, हर जगह ये बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताऊं, इंडियंस जिन्होंने इसकी फ़ंडिंग दी, मैं उन सब का जो है बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अब पाकिस्तान में इंडिया का दिल भी धड़कता है।
ये दूरियां, ये नफ़रतें खुदा के वास्ते ख़त्म कर दें। अब तो पाकिस्तान में भी जो है आयशा का जो दिल है वो डॉक्टर सुरेश की वजह से धड़कता है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर सुरेश आपका कि आपने इंसानियत को तरजीह दी। और हर वो इंडियंस जिसने आयशा के ऑपरेशन में फ़ंडिंग की, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब को बहुत ज़्यादा सलाम। ये है इंसानियत कि दूर बैठ के इंडिया से उन्होंने देखे फ़ंडिंग करके कामयाब ऑपरेशन। और आयशा के लिए भी इतनी सारी दुआएं, आपको पता है डिज़ाइनर बनना चाहती है, फ़ैशन डिज़ाइनर। मेरी दुआ है अब उसका जो है ना, जब ये माशाल्लाह उसको नई ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, उसका दिल धड़क रहा है, इंडिया का दिल उसके दिल में धड़क रहा है। मैं दुआ करती हूँ कि आयशा बस जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने तुम्हारे यहाँ पर कपड़ों की जो है ना फ़ैशन ब्रांड की मॉडलिंग करनी है, मैंने पहनने तुम्हारे कपड़े, तुम्हें टैग करना है ताकि पूरी दुनिया तुम्हारे कपड़े पहने। और अल्लाह ताला तुम्हारी जितनी ख्वाहिशें हैं इन सबको पूरा करे। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो तुम्हारी ये पूरी हो गई कि तुम्हारा अब दिल क्या धड़कता है माशाल्लाह। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हम डोमेस्टिक वर्कर्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे। और डोमेस्टिक वर्कर्स पे मुझे लगता है कि बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं, बहुत लोग बात कर रहे होते हैं इस पे जुल्म हुआ, इसको किसी ने मार दिया, ये इधर काम कर रहा था, इसके साथ ज़्यादती हो गई। सब कुछ मानती हूँ मैं, बिल्कुल गलत है, इसमें कोई बात नहीं है, ये सब गलती है। मगर मुलाजमीन भी कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बदतमीज़ी करते हैं, कभी कभी आपको ब्लैकमेल करते हैं, कभी आपको आपके प्यार का और एहतराम का फ़ायदा उठा रहे होते हैं आपके साथ। आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी मंशियात में लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको बुरी आदतों में डाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको हल्की फुल्की आदत ख़ुद अगर किसी चीज़ की होती है, किसी नशे की होती है, तो वो उस मालिक के बच्चों के साथ भी जो है ना शुरू आते हैं कि उनको इस तरीके की हैबिट्स में लगा दें, ताकि फिर वो भी जो है ना इसी तरह से इस आदत में अगर पड़ जाएं तो फिर उनकी भी लगी बुझाई जो है वो चीज़ें चल जाएंगी कि भाई जो मालिक के बच्चे हैं वो पिएंगे तो फिर मैं भी लगे हाथों पी लूँगा, इस तरह की चीज़ें। और भी बहुत कुछ चोरी चकारी भी हो जाती है, ठीक है, पूरी एक प्लानिंग चल रही होती है। और तो और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मुलाजिम ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा ग्रोह होता है, ठीक है, और वो प्लानिंग के तहत निकलता है। किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल में लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, काम कर रहे होते हैं उस घर में, मगर उनकी पूरी प्लानिंग होती है कि इस घर को कैसे लूटना है, इनके साथ कैसे। और मोस्टली क्या होता है, ये जो घर की बीबियाँ होती हैं, जो बाजियाँ होती हैं, वो मोस्टली अपने सारे जो राज होते हैं वो सब बता देती हैं अपने मुलाजमों को। और मियाँ के साथ झगड़ा हुआ तो वो बता दिया, मियाँ जाके किसी और औरत का फ़ोन उठा रहा है दूसरे कमरे में, वो बता रही हैं, किसी से मिल रही हैं वो बता रही हैं, फिर उनको बोलती हैं मुखबरी, एवी शक व शुबूब जो भी है, आपके अपने चक्कर चल रहे हैं। मगर आप क्या करती हैं, मुलाजमों को बीच में डाल देती हैं, फिर अपने दुखड़े सुनाती हैं, फिर वो फ़ायदा उठाती हैं, फिर वो छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना उनको तंग करती हैं। कभी चीज़ें फेर लेती हैं, कभी चोरी कर लेती हैं, कभी टिपों की लाइन मार लेती हैं, या फिर अपने झूठे दुखड़े सुनाती हैं कि ये मेरे साथ मसला है, वो मेरे साथ मसला है, मेरा ये मर गया, मेरा वो हो गया। मरा कोई नहीं होता, सिर्फ झूठी कहानियाँ जो है वो सुना के तो फिर मालिक और उनकी जो बाजी इनको ऐसे घेर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आज हम उसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप जो है अवेयर रहें और क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से। मैं एक बात बताऊँ, अच्छा से अच्छा मुलाजिम हो, अच्छे से अच्छा मुलाजिम हो। मैं DHA में रहती हूँ, मगर मैंने ये किया था, मेरे पास आज तक जितने भी लोग आए मैंने ट्रस्ट किया, मगर उसके बावजूद हमारे DHA ऑफिस में उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई, उनकी वेरिफिकेशन करवाई, थाने में सब कुछ करवा के उसके बाद उनको घर के अंदर एंटर होने दिया। और वो भी पीछे से पूछताछ करके उनके ख़ानदान, उनके घरों को, मैं तो जो मेरे पास रहते हैं मैं तो उनके घरों में भी जाती हूँ, मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो इसीलिए आपको भी देखकर ये सब कुछ करना चाहिए, तो फिर ही आपका ताल्लुक जो है ना बाउंड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आपका ताल्लुक बाउंड स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर आप बिल्कुल फैमिली की तरीके से रहिए, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी ना सामने वाले की। हमारे पास माहिर कानून है, तो मैं उनसे ज़रा फ़ोन पे पूछना चाहूँगी। बैरिस्टर वकास साहब हैं हमारे पास, अब्रेज साहब, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्या तरीके होते हैं जब हम अपने घर में मुलाजमीन रखें, तो हमारे कानूनी इनके जो हुकूक हैं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।
आज का टॉपिक आपको तो समझ आ गया, घरेलू मुलाजमीन जो है उनके हवाले से बहुत से ऐसे आपको वाक़ये सामने आते हैं। तो मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगी कि हमें ये बताइएगा कि किस तरीके के जराइम जो है वो ज़्यादा सामने देखने को मिलते हैं जो घरेलू मुलाजमीन करते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम में ये ट्रेंड जो बढ़ते जा रहे हैं कि जो हमारी कॉलोनीज हैं, जो हमारी डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे हर दूसरे घर के अंदर, बल्कि हर घर के अंदर जो है घरेलू मुलाजमीन का विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। एट द सेम टाइम जहाँ पे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे चूंकि आपने खुद अपने इंट्रो के अंदर ये बात कर दी कि एक बड़ा एक सेक्युलर रिलेशन है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन है कि आपको तमाम वो बातें जो है आप उनके साथ शेयर करें, अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करें। जिस तरह हम अपनी फैमिली के अंदर किसी शख्स को ऐड करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, दैट पर्सन इज गोइंग टू द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इसी तरह जो घरेलू मुलाजमीन है, ये भी हमारे घर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैविटल पार्ट बन जाते हैं। लिहाजा एक ट्रस्ट का रिलेशन जो इनके साथ स्टैब्लिश हो जाए। जो इनके पार्ट में हम ज्यादातर ऑफेंसेस देखते हैं वो यही कि पहले ये लोग ट्रस्ट जो है वो स्टैब्लिश करते हैं और एट द सेम टाइम फिर थेफ्ट की बहुत सारी वारदातें जो है वो हमारे सामने आते हैं। अगर आप देखें घरेलू मुलाजमीन के पार्ट के ऊपर जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स जो है, सबसे ज्यादा जो FIR है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उस स्पेशल या उस लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो रजिस्टर होती हैं, तो वो थेफ्ट के हवाले से सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती हैं। और हमारी जो डेली प्रैक्टिस के अंदर भी हम देखते हैं कि जितने भी हमारे बड़े शहर हैं और स्पेशली उनके अंदर जो मेगा सिटीज है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज है, वहाँ पे ये ट्रेंड बहुत बड़ी तादाद में हमें देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग के अंदर जब ये लोग अपना ट्रस्ट डेवलप कर देते हैं, और ये फिजा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वो सब के सब लोग हैं, हर घर के अंदर तो ये मामला पेश नहीं आते और इस तरह की चीजें पेश नहीं आती। ये इक्का दुक्का लोग हैं या वो लोग हैं जो एक ग्रुप की सूरत में, एक गैंग की सूरत में काम करते हैं, अपना ट्रस्ट डेवलप करते हैं और उसके बाद 2-3-4 महीने अपना ट्रस्ट डेवलप करने के बाद बहुत बड़ी नकदी लूटते हैं, जेवरात लूटते हैं, ऑर्नामेंट्स ले जाते हैं, बहुत जो उस घर की जो कीमती अशिया है उसको लूट के। बैरिस्टर साहब, एक अजीब सा वाकया मगर मैं आपके साथ एक अजीब सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी दोस्त है, तो हम लोग जैसे जाहिर सी बातें जब दोस्त होते हैं तो कोई किसी के मुलाजमीन के बारे में पूछ लेता है, कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ से मिले हैं, ये हैं वो हैं, तो मैं अपना शेयर करती हूँ। उस बेचारी ने अपने वाक़े के बारे में जब बताया तो मैं हैरान हो गई। मैं एक दिन अभी रिसेंट की टाइम की बात है, मैं ईद पे गई तो मैंने कहा उसके मैंने कहा अभी तक वापस नहीं आए छुट्टी से तुम्हारे मुलाजमीन। तो आगे से उसने मुझे स्टोरी बताई, कहती है तुम्हें पता है वो जो रहती थी ना हमारे साथ, जो उसका मियाँ था, वो उसका मियाँ नहीं था तो वो उसकी बीवी नहीं थी, तो हमें उसने बोला कि हम मियाँ बीवी हैं। तो नई नई शादी हुई, मैंने कहा मियाँ बीवी नहीं थे और वो साथ रह रहे थे। तो कहती है हाँ मैंने उनका सब वेरिफिकेशन करवा ली थी, पीछे से मुझे सब कुछ पता था, मैंने यहाँ पर रजिस्टर भी करवा दिया था DHA में कि ये मेरे पास काम कर रहे हैं, उनके ID कार्ड्स भी दे दिए थे। मगर मैं गई किसी आउट ऑफ स्टेशन किसी जगह पे, तो वहाँ पर ना मुझे वो आर्मी हेड क्वार्टर वाले लोग होते ना जो बीच में ऐसे चेक पोस्ट के लिए कोई रोक लेते हैं, कोई आर्मी का इलाका हो, तो उन्होंने पूछा, रात का टाइम था, उसको पूछा कि जी आप कौन है, तो उसने बोला कि जी मैं हूँ। उसके आगे वो बैठी हुई थी, तो उसने उसका पूछा, तो उसने कहा ये बीवी है। उसने बोला निकाहनामा दिखाओ। तो कहती है हमें तो कभी इस चीज़ का होश ही नहीं आया कि कोई मुलाजमीन रखे तो हम ये बोले कि आप दोनों मियाँ बीवी, तो पहले निकाहनामा दिखाएं। तो उसका जब निकाहनामा मांगा और इनका निकाहनामा नहीं निकला, वो झूठ बोलते रहे कि लड़की इस्लामाबाद से है, मैं लाहौर से हूँ, इसका निकाहनामा इसलिए ऐसे यूँ है, मेरा भी है नहीं, हमने बनवाया कोई नहीं। तो इस तरीके की जब, और ID कार्ड में भी बीवी का नाम नहीं, तो जब पकड़ा गया तो फिर ये सीन पकड़ा गया। फिर उसने जब मोबाइल वगैरह छीने, अल्लाह तौबा माफ़ करे वैसे सब, मगर क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पे ये बात करें तो मुझे लगता है ये बात ज़रूरी है बताना। वो जो मियाँ नामी बंदा था जो उसके घर में काम करता था, वो उसकी बीवी की नाजेबा पिक्चर्स लेता था और उसको घर से भगा कर लेकर आया था, और उसके बाद वो दूसरे जितने भी ये कोठियों वाले बंदे हैं ना जो अकेले रहते हैं, अयाश को इस तरह के लोग, उनको ये तस्वीरें व्हाट्सएप करता था अपनी बीवी की, इस तरह तक की कहानी। और वो उसके घर में रहते हुए सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब उसका घर जो था वो शूट हो रहा था, उसके घर में ही पिक्चर्स हो रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, ये तब ये चीज़ें भी होती हैं। अब इसमें मैं आपको ख़तरा सबसे बड़ा बताऊं, अब लड़कियां जब औरतें होती हैं मोस्टली जब घर में चेंज कर रही होती हैं, नहा रही होती हैं, अपनी मेड्स वगैरह से शावर का वो टावल मांग लें या कोई ऐसी हरकत कर लें, या कपड़े चेंज करते वो कभी बुला लेती हैं कि बेटा मुझे ये कपड़े पहनवा देना साथ। अगर वो वीडियो बना लें अपनी मालकिन की,
कोई ऐसी चीज़ कर लें और उसके बाद वो उनको ब्लैकमेल करें, तो वो तो ख़ुदकुशी वाला निज़ाम हो जाएगा। तो जहाँ हम ये चोरी डकैती से अवेयरनेस दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये भी बताना है कि इस तरीके के भी हालात हो रहे हैं, आप लोग अपनी सेफ्टी खुद करें, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो जाते हैं अपने मुलाजमीन के साथ और आपको नहीं पता कि वो आपकी किस तरीके की पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है, किस वक्त आपको आपका मोबाइल ऑन है, वो आपके साथ आपकी बातें को रिकॉर्ड कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके बाद आप इस तरीके के लेवल पे भी ब्लैकमेल हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए फिजा, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें और घर के अंदर जो जो चीजें हो रही होती हैं, वो हमारी जो सेक्रेट लाइफ है, सीक्रेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपोज एंड रिवील बिफोर दीज एम्प्लॉइज। और अगर ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, अगर ये लोग फ्रॉडिये हैं, झूठे हैं, मकार हैं, तो अल्टीमेटली झूठ के तो कोई पाँव नहीं है। और इस तरह की सारी चीजें जो है वो तमाम फ्रॉड के एलिमेंट्स के अंदर नजर आती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रियासत का काम है इज्जत आबरू और माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना। इन्हें पाकिस्तान का आर्टिकल 9 भी इसी चीज़ की गमाजी कासवी तर्जुमानी करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली देखी जाती है और की भी जाती है कि वहाँ पे एजेंसीज क्रिएट की जाती हैं, वहाँ पे फर्म्स क्रिएट की जाती है और एट द सेम टाइम डिफरेंट कंपनीज होती हैं कि जिससे जो घरेलू मुलाजमीन है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, ये एम्प्लॉइज हैं, वहाँ से लोग जो है वो उनकी सर्विसेज को हायर करते हैं, बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन होती है। और ये एजेंसीज जो है ये भी मिली हुई होती हैं। यू आर सो राइट। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बैरिस्टर साहब हम वापस आएंगे और ये मैं आपको बताती चलूँ कि वाकई एहतियात इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो पूरी प्लानिंग के तहत आपके घर में पूरी डकैती पड़वाता है। आपको पता नहीं चलता मगर आपका चौकीदार भी मिला हुआ होता है, आपके घर के मुलाजमीन भी मिले हुए होते हैं। तो बी केयरफुल। We'll take a break, we'll be right back. वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर और हमारे साथ बैरिस्टर साहब हमारी लाइन में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जब हम सर्वेंट्स रखें तो जो ये हेल्पर्स जब हम रख रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? देखिए फिजा, मैं ही समझता हूँ कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो ट्रेंड्स इस वक्त प्रमोट हो रहे हैं या प्रवेल होते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरत भी पेश आएगी कि जिन लोकल जुरिस्डिक्शन से या नेटिव एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ की पुलिस स्टेशन से या उस स्पेसिफिक जो एरिया से इनका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना इंतहाई लाजम मलजूम हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इक्का दुक्का लोग नहीं है, हज़ारों लोग नहीं बल्कि लाखों लोग इनसे वाबस्ता है और इस चीज़ की इनको ज़रूरत महसूस होती है। लिहाजा करेक्टर सर्टिफिकेट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी शख्स की आईडी कार्ड की बात करते हैं, उसके मुस्तकिल पते की बात करते हैं या उसके आर्जी एड्रेस की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर डिपिक्ट कर दी जाती है। उस लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ से वो बिलोंग करता है उसका सारा कट्ठा चट्टा खुल के हमारे सामने आ जाता है। क्या इस शख्स के रिलेटेड या इस खातून से रिलेटेड या मर्द से रिलेटेड कोई पहले FIR रजिस्टर है, किसी फ्रॉड के केस के अंदर, थेफ्ट के केस के अंदर, किसी गैंग के साथ ये मुलविस रहा है, किसी घर के अंदर ये पहले मुलाजमत करता था तो वहाँ पे इसका कोई इस तरह का मामला पेश आया कि घर से किसी ने इसकी शिकायत की उस लोकल पुलिस स्टेशन में, या उस घर से रिलेटेड कोई थेफ्ट का केस, कोई रॉबरी का केस, कोई चोरी का केस, कोई राजधानी का केस जो है वो पेश आया। और लिहाजा वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, आई थिंक दैट इज वन ऑफ बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कि जो वो एक मालिक मकान को उससे जरूर रिक्वायर करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले आपसे एक चीज मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारे देखने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। एक सेकेंड, देखने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। मुझे ये बताइएगा, एक ID कार्ड हमने उससे मांगना है, ठीक है? उसके बाद उस ID कार्ड को हमने क्या करना है, थाने में लेके जाना है। देखिए ID कार्ड जब हम किसी से रिक्वायर करते हैं तो ID कार्ड के ऊपर उसका मुस्तकिल पता भी है, उसका आरजी एड्रेस भी है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका करेक्टर सर्टिफिकेट। वो हम उससे कैसे बनवाएंगे, वो कहाँ से बनवाएगा ये बताइए, वो कहाँ से लेकर आएगा? करेक्टर सर्टिफिकेट जितने भी हमारे पुलिस के सहूलियत सेंटर्स बनाए गए हैं आप तो तमाम शहर के अंदर मौजूद है, चाहे वो छोटे शहर हो चाहे बड़े शहर हो, और 3 से 4 दिन के अंदर वो जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि बैरून मुल्क जाने के लिए इशू किया जाता है। अब तो डिफरेंट चीजों के अंदर जो है करेक्टर सर्टिफिकेट एक्वायर किया जाता है, जॉब के हवाले से किया जाता है। आपने जुडिशरी का एग्जाम देना, आपने CSS का एग्जाम देना, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, लिहाजा आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई फ्रॉड का, कोई चीटिंग का, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन का, बिल्कुल समझ आ गई। नहीं है। ठीक है,
थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, आपने हमें डिटेल में समझाया और आप लोगों को भी आई होप समझ आ गया होगा कि ठीक है, एतबार कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, मगर एक लिमिट में। अब अपने घरेलू जो नाचाकियाँ हैं अपने हस्बैंड्स के साथ या फिर आपके बेटे बेटी के साथ कोई अगर ऐसे मसले हैं तो वो आप उनके सामने डिस्कस ना करें। अगर आपने अपने मियाँ के साथ कोई बहस करनी है या फिर अपने किसी बेटे को या बेटी को डांटना है, कोई ऐसी इस तरह की उसकी बात करनी है, तो मुझे लगता है उनको उनके कमरे में जाकर समझाइए, ना कि तमाशा बनाकर के आपके मुलाजमीन देखें और फिर बाद में आपसे फ़ायदा उठाएं। मोस्टली देखा यह जाता है कि शुरू में तो आपके मुलाजमीन बहुत अच्छे होते हैं, मगर बाद में आपकी इन्हीं हरकतों से आपका फ़ायदा उठाते हुए फिर आपके सर पे नागन डांस कर रहे होते हैं। तो वो एक कहावत भी है ना कि वो कहते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग, ये बात मुड़ हवेली से बाहर ना जाए। वो क्यों ना जाए? क्योंकि जब नौकर को ये पता चल जाए कि मालिक को उसकी ज़रूरत है तो नौकर मालिक बनने के ख्वाब देखना शुरू कर देता है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और आज हम बात करेंगे वेपिंग के ऊपर, वो जो ई सिगरेट होती है ना उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर इरफान मलिक लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान मलिक, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी हमारे शो में शामिल होने के लिए। और आज हम बात करने लगे हैं वेपिंग के ऊपर, जो कि ई सिगरेट के नाम से भी पहचानी जाती है। बहुत लोग जानते हैं इसको, कुछ ई सिगरेट के नाम से और कुछ वेपिंग के नाम से। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि जिस तरह से सिगरेट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लोगों की जान तक जाती है, लोग अपनी पूरे जिस्म की जो है वो हालत ख़राब कर देते हैं, मैं कहती हूँ अंदर से पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, तो क्या ये जो ई सिगरेट है, ये इलेक्ट्रिक सिगरेट है, ये भी वही काम करती है? क्या डिफरेंस है इसका आपस में? पहले तो हमें ना थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपिंग का और हमें मैं समझता हूँ इस पर बार बार बात करनी चाहिए। पहले हमें सोचना ये चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी इंडस्ट्री जो थी, टोबैको इंडस्ट्री ने एक सडनली 180 टिल्ट किया और वो एक न्यू गैजेट लेके आई विच इज़ नो वेरी फेमस इन आवर टीनेजर्स एंड जो अडल्ट्स में। तो उसकी मैं एक मेन वजह जो समझता हूँ एक ये थी कि बेसिकली स्मोकिंग के बारे में जितनी अवेयरनेस मीडिया ने और बाकी पब्लिक में आ चुकी थी, तो उनको अट्रैक्शन के लिए एक नया गैजेट चाहिए था। और मगर ये तो एक ऐसा गैजेट आ गया कि मैं देखती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, मैं जब सैलून जाती हूँ किसी नेल सर्विसेज के लिए, मैनी पेडी के लिए, बराबर में जो कुछ औरतें होती हैं वो तो ये वेपिंग बहुत आराम से कर रही हैं। तो क्या ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है? लेकिन दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से। देखिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको ट्रैक करना है ना, आप स्मोकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वो एक आपके लिए फैंटेसी थी एक ज़माने में, अब आपने उसको अटैच कर दिया विद कैंसर विद अदर थिंग, तो उन्होंने शिफ्ट किया टू ई सिगरेट। लेकिन ये जो अब डाटा है, रिसेंटली डाटा, वो बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए। ये याद रखें कि अभी ई सिगरेट की लाइफ बहुत कम है, लेकिन हम ई सिगरेट से डेथ भी देख रहे हैं, ई सिगरेट से अदर लंग इफेक्ट भी देख रहे हैं। तो ये कहना कि ई सिगरेट इज लेस हार्मफुल या बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, तो हम एज अ पल्मोनोलॉजी कम्युनिटी हम इससे डिसएग्री करते हैं। और अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इसका टाइम है, इसका अभी उतना टाइम नहीं गुजरा, ना इतनी स्टडीज लॉन्ग टर्म आई है कि हम इस पर ये कमेंट कर दें कि ये बिल्कुल ही क्लियर है। जितना डाटा हमारे पास है वो एविडेंटली हमें ये कह रहा है कि जो टीनेजर्स इसको स्टार्ट करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कि बड़े होकर वो स्मोकिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे ज़्यादा है। वो टीनेजर्स जो इसको शुरू करते हैं उनमें एडिक्शन टू स्मोकिंग और अदर जो एडिक्टिव है वो भी ज़्यादा है। तो अब तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है कि ये लंग में इरिटेशन का बायस बनता है, दमा अगर है तो उसको डिस्टर्ब करने का बायस बनता है, कुछ लोगों में हार्ट की डिजीज का भी बायस बना है। अच्छा। और जो ख्वातीन प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर रही हैं उनमें प्री मेच्योर बेबी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस बेबी में एस्थमा की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अभी ये याद रख लें कि इसका टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट है और ये साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे सेट पे भी किसी के पास है ये इलेक्ट्रिक सिगरेट, ज़रा मंगवाइएगा, मैं देखूँ हाथ में लेके, मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ ये कैसा होता है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ टेस्ट करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि ये कैसी होती है और फिर मैं आपसे सही उस तरीके से सवाल कर सकती हूँ। जब मैंने जब इसको ट्राई नहीं किया तो मैं उस तरीके से सवाल कैसे करूँगी। तो मैं आज अभी सबके सामने ट्राई करती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसका क्या, अच्छा इसमें अब फ्लेवर भी होता है भाई, ये फ्लेवर है, ये कौन सा फ्लेवर है? अब इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? डायरेक्ट पीना है? अच्छा चले,
स्ट्रॉबेरी सा कोई टेस्ट है, मुंह में एक फ्लेवर है टेस्ट का, मगर जैसे वो शीशा पीने जाते हैं ना लोग, वो पी रहे होते हैं तो उस कैफ़े में दुबई वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो वाली खुशबू आ जाती है। ये भी है। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको वहाँ पे टेस्ट कर लेना चाहिए था, हम जो बात कर रहे हैं उसमें एविडेंस है। ये भी है, ये सांस के अंदर जाके लगता है। जी बिल्कुल, आपने ग्लेयर ठीक मेरी कहा। आंखों में, मेरे इधर जाके सांस को हलक में, और एकदम से पहले में नहीं दूसरे में नहीं, मैंने शायद लाइट इस तरह से, मगर तीसरे में मुझे लगा है अंदर तक अटैक लगा है, ऐसे लगा है। तो ये मेरे लिए तो मैं आपको बताऊं जहर है, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो इसका मतलब है कि ये जो है अंदर लंग्स तक जा रहा है। ये फिर लोग झूठ बोलते हैं डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि लोग कहते हैं ना कि भाई सिगरेट जो है डायरेक्ट वो अंदर लंग्स तक पहुंचती है, वो अब आपके डैमेज करती है, लंग्स को ख़राब करती है, तो ये भी तो जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, आप बगैर इसको टेस्ट किए हम पे बिलीव कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका एविडेंस है ना। मैं आप पे बिलीव तब करती थी जब मैं उस गली जाऊं, तब मुझे पता चले। चले, मैं बहुत ज़रूरी था, सवाल मेरे लिए ज़रूरी था ये करना, जब मैंने टेस्ट किया इसलिए मैंने आपको सवाल किया कि ये तो लंग्स में जा रहा है डॉक्टर साहब, और फील हो रहा है प्रॉपर, तभी तो खांसी आई है। चले, लेट मी टेल यू, देखिए लंग में जाएगा जितना आप उसको इनहेल करेंगे। अगर आप उसको सिर्फ माउथ से बाहर निकाल देंगे तो लंग में नहीं जाएगा, लेकिन होता ये है कि इसके अंदर निकोटीन है, और निकोटीन एक एडिक्टिव मटेरियल है। हाँ। आप पहले हल्के से पफ लेंगे, उसके बाद जब आपके ब्रेन को इसकी हैबिट हो जाएगी तो वो पफ डीप जाना शुरू हो जाएंगे। और आपने कहा इसमें फ्लेवर है, तो फ्लेवर के लिए तो अल्लाह ने टेस्ट बड दिए जो कि जुबान में है, तो लंग्स में टेस्ट बड तो नहीं है, तो ये फ्लेवर लंग्स में जाके क्या करेंगे, ये लंग्स में जाके इसको इरिटेशन करेंगे। अभी आपने थोड़ा सा पफ लिया है तो आपके लंग्स ने इसको नेचुरल रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, इसको एक फॉरेन मटेरियल समझा और उसने कफ स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग इसको लॉन्ग टर्म लेंगे उन लोगों में जो दमा है, अगर है तो वो बढ़ जाएगा, अगर नहीं है तो दमे की तरह एक डिजीज होती है जिसको हम सीओपीडी कहते हैं, वो होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हार्मफुल नहीं है। और ये भी याद रखें कि ये सिर्फ हार्मफुल लंग्स के लिए नहीं, ये बाकी ऑर्गन के लिए भी है। देखा गया है कि जो टीनेजर यूज कर रहे होते हैं उनमें कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। टीनेजर्स यूजुअली अपने कैरियर के स्टेज पे होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं। मेरी तो बहुत खांसी लग गई है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिल्कुल। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और सीरियसली मेरा तो इलेक्ट्रिक सिगरेट पी के गला चूक हो गया है, पता नहीं मुझे क्या पड़ी थी, मैंने क्यों पिया। एनीवे डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो सिगरेट होती है, जब सिगरेट पी रहे होते हैं तो वो तो एक सिगरेट होती है, एक सिगरेट जब आपने पी और वो ख़त्म हो गई तो आपको पता चल जाता है कि आपने एक सिगरेट ख़त्म की है। मगर ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट होती है, ये जैसे बच्चे और बूढ़े और लड़कियाँ औरतें सब पी रही हैं, तो वो तो उसकी लिमिट का पता ही कुछ नहीं चलता, हर थोड़ी देर के बाद, हर 3 मिनट के बाद इसको जो है ना वो ऐसे शुरू कर देते हैं पीना। तो ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह सिगरेट के हिसाब से? अच्छा देखिए, इस पे भी एक कॉर्ट्रिज होती है और वो आपके डिपेंड अपॉन कितने घंटे आपने यूज़ किया है, और वो भी ख़त्म हो जाती है और फिर आपको न्यू कार्ट्रिज डालनी पड़ती है। ठीक है, सो दोनों तकरीबन सिमिलर मैकेनिज्म यूज़ करती हैं। और जहाँ तक ख़तरनाक होने की बात की, तो आपने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा दिया कि आपने कभी क्योंकि वेब कभी यूज़ नहीं किया तो आपकी बॉडी ने कितना बैडली रिएक्ट किया है। तो अगर हम ये प्रोसेस करते रहें तो आप देखें कि आपके लिप्स से लेके जहाँ तक ये अब्जॉर्ब हो रही है उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मैंने आपको पहले भी बात ये कर रहा था कि हम लोग का ये ख्याल है कि शायद ये सिर्फ लंग को डैमेज कर रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। टीनेजर जो एज होती है वो यूजुअली हमारे कैरियर का स्टार्ट होता है, तो वो बच्चा जो है वो उसकी एजुकेशनल एक्टिविटी भी होते हैं, तो वो बच्चे जो कि इसको यूज़ करते हैं उनकी मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है, उनको याद रखने में प्रॉब्लम होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनका ब्रेन जो है वो उस तरह डेवलप नहीं होता जो रिक्वायर्ड होता है। तो टीनेजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मेमोरी अच्छी होना, बिकॉज हम उस वक्त एजुकेशनल अपना फोकस कर रहे होते हैं। एक चीज़ आप ये कह रहे थे कि ये तो बल्कि सिगरेट की लत लगाने के लिए उसका स्टार्टअप है, तो कुछ लोग तो ये कह रहे होते हैं कि भाई हमने सिगरेट छोड़ने के लिए इसको शुरू किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। बेसिकली ई सिगरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि टोबैको इंडस्ट्री ने अपना शिफ्ट किया अट्रैक्ट करने के लिए टीनेजर्स को। और एक और बात याद रखें, अभी तक वेपिंग पाकिस्तान में किसी लॉ के अंडर नहीं आती। दैट इज़ द रीज़न आप देख रहे होंगे कि हर जो आपके जो एरिया है वहाँ पे वेपिंग स्टोर ओपन हो रहे हैं, बिकॉज हमारा लॉ इसको कवर नहीं करता।
अच्छा, दूसरा ये है कि बिल्कुल शुरू में ये समझा गया कि शायद ई सिगरेट के स्टार्ट करने से हम जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको स्टेप डाउन कर सकते हैं, बट जो अब डाटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो टीनेजर्स ई सिगरेट शुरू करती हैं उनमें 30% चांस होते हैं कि वो स्मोकिंग की तरफ चले जाएंगे। तो ये बहुत अलार्मिंग है और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, बिकॉज बाहर तो शायद इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ले आया जाए। पाकिस्तान में हम इसको कैसे टैकल करेंगे, इसमें मीडिया का, हेल्थ डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इस पर बैठ के कोई लेजिस्लेशन करे, सो दैट ये जो वेपिंग आपके स्टोर्स ओपन हो रहे हैं जो कि देखने में बड़े अट्रैक्टिव हैं, ये सिर्फ वेपिंग तक नहीं रहेंगे, बिकॉज जो वेपिंग स्टार्ट करेगा वो कल किसी और नशे की तरफ भी चला जाएगा और ये फिर एक गढ़ बन जाएगा। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, क्या इसके अंदर कुछ होता है नशा कि इंसान की बॉडी को थोड़ा सा सुन कर दे, जैसे किसी इसके अंदर फ्लेवर भी है, इसके अंदर एक लिक्विड सा कुछ है जो ये मैं पिक्चर्स में वीडियोस में देख रही हूँ जो शायद इसके अंदर डालते हैं फ्लेवरिंग के लिए या इसको स्टार्ट करने के लिए, धुएँ के लिए एंड ऑल दैट। तो क्या इसके अंदर कुछ होता है ऐसा कुछ गुनूदगी वाला नशा कि जब इसको पिए तो आप गुनूदगी में, जैसे शीशा बहुत ज़्यादा पिए तो कुछ लोग बहुत ऐसे सुस्त से हो जाते हैं, सुन से हो जाते हैं, तो क्या इसमें भी होता है आपका बीपी लो कर दे? एडिक्टिव बिहेवियर जो एडिक्शन की तरफ जाता है वो निकोटीन है, ये बात याद रखिए। अच्छा। बाकी जो एडिशन है वो तो हर बंदा इंडिविजुअल कर सकता है। आपको पता है कि वेपिंग में कैनबिस को भी ऐड किया गया, अगर यूएसए का डाटा उठाएं तो देखा गया कि कैनबिस को भी इसमें ऐड कर दिया, जो कि एडिक्टिव बिहेवियर है। ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? और इसमें जो आपने जैसे बात की कि फ्लेवर है, तो फ्लेवर में आपको ऑलरेडी एक बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए आपको ज़बान पे टेस्ट बड दिए हैं, लंग के अंदर तो टेस्ट बड नहीं है। नहीं, ये जो फ्लेवर आपके जब लंग्स में जाएगा तो फिर लंग्स पे क्या इफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें आने वाले वक्त में हमें बताएंगे। लेकिन अब टिल नाउ एक मैं आपको अलार्मिंग फिगर बताऊं कि 2019 में जो एक WHO ने एक वार्निंग इशू की और देखा गया कि दुनिया में तकरीबन 2000 से ज़्यादा डेथ हो गई हैं वेप से, जिसको कहते हैं वेप इंड्यूस लंग इंजरी। ठीक है, उस वक्त ये देखा गया कि एक एलिमेंट है जिसको THC कहते हैं, उसकी वजह से ये हो रही हैं और उसको बंद कर दिया गया। लेकिन 2019 से 2026 तक ये अगले जो 5-6 साल गुजरे हैं, इसमें जो लंग डैमेज हो रहा है उस पर अभी स्टडीज़ या बाकी चीज़ें आना हमारे सामने हैं। तो इसका मतलब ये अभी आएंगी वो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी आपने चीज़ ईजाद कर ली है जो आपके लंग्स के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। बिल्कुल वी टोटली डिसएग्री इस मिथ को जो कि अक्सर लोग सेल कर रहे हैं कि जी ये लंग्स में नहीं जा रहा, इसके इफेक्ट सब बकवास, सब झूठ है, इसका मतलब ये अपनी दुकानें चमका रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि जैसे सिगरेट से मुंह का कैंसर हो जाता है तो क्या इससे भी होता है, दांत खराब हो जाना? बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि जी इससे भी, क्योंकि आप जब इनहेल कर रहे हैं तो बेसिकली दोनों चीज़ों का, स्मोकिंग का भी और वेपिंग का भी कंसेप्ट एक ही है कि आप फ्यूम्स जो स्मोक है उसको इनहेल कर रहे हैं। जो स्मोक है सिगरेट में हमने 700 केमिकल को आइडेंटिफाई कर दिया है, जिसमें 200 के करीब जो है वो कैंसर का बायस बन रहे हैं। इसमें जो केमिकल है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी भी चल रही है, लेकिन ये चीज़ कंसेंसस के साथ हम सब कह सकते हैं कि ये कैंसर का बायस बनता है, लंग कैंसर का भी बन सकता है और मुंह के कैंसर का बायस भी बनता है। अच्छा, आखिरी सवाल में आपसे एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि टाइम कम है, मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिए कि जैसे सिगरेट्स के लिए होता है ना कि कहते हैं बच्चों के सामने मत पियो, उसका धुआं जो है बच्चों के लिए नुकसानदेह, प्रेग्नेंट वुमेन के सामने मत पियो, उसकी भी उसको नुकसानदेह। तो मुझे ये बता दीजिए कि जब वेपिंग है वो बच्चों के सामने करें या किसी और जो सिगरेट नहीं पीते, तो क्या उनके लिए नुकसानदेह है? उन बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उनके सामने अगर वेपिंग के धुएं निकाले क्या नुकसानदेह है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया और बिल्कुल ये नुकसानदेह है, लेस है लेकिन है। ये बात मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हम नुकसानदेह को कैसे डिफाइन करेंगे। 1865 में सिगरेट के बारे में लोगों ने शुरू किया और 19 के मिड में जाके हमें पता लगा कि इसके नुकसान कितने ज़्यादा हैं। 2014-15 से वेपिंग स्टार्ट हुई और 10 साल में हम ये कह चुके हैं कि इससे कैंसर भी हो रहा है, दिल के अमराज भी हो रहे हैं और दिमाग के अमराज भी हो रहे हैं और बाकी अमराज भी हो रहे हैं। तो ये सेकेंड हैंड स्मोक से भी इन बीमारियों का होना ये लाजमी है कि ये होंगी और ये आने वाला वक्त इसको फर्दर कंफर्म करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का। मेरी तो अभी तक आवाज़ भी बंद हो गई, काश मैं आपकी बात सुन लेती तो मैं ये नहीं टेस्ट। खैर, अब जब ये मेरी गलती है तो गलती तो फिर भुगतनी भी पड़ेगी। गला बिल्कुल ऐसी चूक हो गया, मैं अच्छी खासी आई थी, बल्कि आज मुझे अपने गाने की रिकॉर्डिंग में जाना था, गला ही बंद हो गया। प्लीज़ ना इस्तेमाल किया करें ये वेपिंग, ई सिगरेट, पिगरेट और सिगरेट भी। प्लीज़ टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर, ज़ियाबतीस जिसे आप कहते हैं, जिस नाम से भी पुकारें मगर होती है शुगर, ये शुगर का पेशेंट कहलाना, मतलब इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और शुगर होती क्यों है, शुगर जो 2 टाइप की है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, क्यों है, क्या है, किस वजूहात की बिना पर होती है, फिर ये बॉडी में क्या क्या इन्फेक्शंस पैदा कर देती है और किस तरीके से आप के बॉडी में ये जन्म लेती है, किन ग़िज़ाओं को खाने की वजह से और कौन सी बदपरहेज़ी की वजह से ये आपके अंदर शुगर पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आप फिर टाइप 1 और फिर उसके बाद टाइप 2 की तरफ रवा दवा हो जाता है। तो हमने आपको आज इसके बारे में अवेयरनेस देनी, आपको बताने, ताकि आप अपना इलाज और एहतियात घर में ख़ुद कर सकें। इस पर बात करने के लिए हमारे पास ज़बरदस्त माहिरीन मौजूद हैं, जो हैं करशी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अब्दुल रहमान, ईस्टर्न मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र, आप तो आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में और हमेशा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा बता के जाते हैं, सिखा के जाते हैं। आज सबसे पहले मुझे तो ये बता दीजिए कि शुगर होती क्या है? हमारी बेसिक जो नीड है खुराक के हवाले से, वो शुगर उसका एक मेन पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। एक्चुअली जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, खाना हम मील जो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो जब वो बनाता है तो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के एक लेवल को, और वो नॉर्मल हमारे फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्रेन को फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंसान के अंदर पैदा क्यों हो जाती है शुगर, जो इंसान शुगर का पेशेंट बन जाता है? एक्चुअली शुगर जो है वो हमारी बेसिक नीड है। हम जो ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी ने जो कंज्यूम करने हैं ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक प्रोटीन्स होते हैं और एक लिपिड्स होते हैं। ठीक है। और जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। जब कंज्यूम करती है तो वो उसको ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। ग्लूकोज इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो हमारी ब्लड में चले जाते हैं, और जब वो ब्लड में जाते हैं तो वो एज ए ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर होते हैं। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं डॉक्टर साहब? टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर ये डिफरेंस है कि जो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनका जो लबलबा है वो इंसुलिन नहीं बना पाता मज़ीद, और उसकी वजह से हमारी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन एज ए ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करती है। अच्छा। वो ग्लूकोज जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होती है उसको सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए, ताकि उसका एक प्रोसेस हो सके और उससे ATPs या एनर्जी बन सके, उसके लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है। ठीक है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट। शुगर जो है वो आमतौर पर किस एज में ज़्यादा होती है? शुगर जो है वो 2, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप 1 जो है वो बच्चों में भी हो सकती है, बच्चों में भी, किसी हाँ। में भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में जो है टाइप 1 जो है वो हो सकती है। अच्छा, टाइप 1 है वो। टाइप 2 जो है ये पहले कंसीडर की जाती थी एट अराउंड 40 ईयर्स के अराउंड, लेकिन अब ये है कि अब प्री डायबिटीज़ जो है वो भी डेवलप होना शुरू हो गई है। वो 30-35 ईयर्स के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। शुगर के बारे में कहा जाता है कि जिस्म के अंदर जाती है और वो आपको खा जाती है, इज दैट राइट? बिल्कुल ऐसा है। ये ऐसा है जैसे कोई शीरा किसी चीज़ को लग जाता है ना, तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही जो शीरा है वो हमारे ब्लड के अंदर जब सर्कुलेट करता है और सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, तो वो सेल्स के बाहर मौजूद रहता है। इसी तरह तमाम ऑर्गन्स के बाहर मौजूद रहता है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोसाइलेशन। अच्छा। तो जो ग्लूकोसाइलेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें शुगर बाहर मौजूद रहती है, सेल्स के अंदर नहीं जाती। इसलिए जो बाहर जहाँ पे मौजूद रहेगी तो वहाँ पे अगर वो आर्टरीज़ में है तो वेस्कुलर डैमेज कर देगी, अगर न्यूरॉन्स में है तो न्यूरल डैमेज कर देगी, आइज़ में जाती है तो वहाँ पे रेटिनोपैथी डेवलप कर देती है, किडनीज में जाती है तो नेफ्रोपैथी डेवलप कर देती है। क्या इसका हिकमत में कोई ऐसा इलाज है जो कोई जड़ से ख़त्म हो जाए? देखिए, जड़ से एक ऐसी चीज़ वो ख़त्म करना या उसका कोई दावा करना, ऐसा कोई चीज़ वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टाइप 1 के अंदर जो लबलबे की सलाहियत है इंसुलिन बनाने की वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसको अगर हम किसी चीज़ से भी रिक्लेम करते हैं कि जी ये इस चीज़ को रिकवर कर सकती है या दोबारा से उसको ज़िंदा कर देगी, तो ये अभी तक कोई मैथिकल स्टोरीज़ हैं, अभी तक इसको साबित नहीं किया जा सका। जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। जड़ से ख़त्म नहीं। तो किस हद तक इसका इलाज है हिकमत में? इसमें इसको मैनेज किया जा सकता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको मैनेज करने के 3 आसान एक तरीके हैं। सबसे पहले अपना वेट को मेंटेन करें, फौरी तौर के ऊपर अपना 5 से 7 किलो जो वज़न है वो कम करना चाहिए।
इससे फ़ौरी तौर पे एक जो इंसान की सलाहियत है इसको कंट्रोल करने की वो बढ़ जाती है। दूसरा जो प्रोसेस है कि एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक करें या रनिंग करें या जिसको हम फास्टिंग कार्डियो कहते हैं उसको करें। हकीम साहब, ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब या तो कि बहुत अर्ली मॉर्निंग उन्होंने करनी है नहार पेट, या फिर इसके बाद जैसे खाना वाना खा लिया तो रात की जो एक वार्म वॉक होती है वो भी कर सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग जो एक्सरसाइज है, ये वॉक है, दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि उस वक्त हमारा जो बॉडी है वो फास्टिंग स्टेट के अंदर होती है। रात को हमने खाना खाया होता है और वो सुबह के वक्त तक हम एक फास्टिंग स्टेट में आ चुके होते हैं। ठीक है। और तो नाश्ते से भी पहले उस वक्त हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारी बॉडी अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को यूज़ करती है, खास तौर पर लिपिड्स को यूज़ करती है। ठीक है। तो बॉडी में से जो फैट्स हैं वो बर्न आउट होती हैं। साइकिलिंग भी ठीक है, अगर कोई Cycling शुगर का is the पेशेंट best. जैसे वॉक नहीं कर सकता, उसके कोई चलने में उसको अलकसी है या यूज टू नहीं है या अपनी बॉडी उसकी बस रेस्ट वाली है, तो अगर वो साइकिलिंग पे आ जाता है, सपोज एक मैंने सवाल किया, तो क्या कर सकता है वो, ये सारा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा साइकिलिंग से? बिल्कुल कर सकता है। वो साइकिलिंग जो है वो उसके हार्ट को बड़ा सपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक दफ़ा उसकी जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज कर देती है। अच्छा, साइकिलिंग जब वो इंक्रीज करती है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, बट दैट इज़ हेल्दी, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आप साइकिलिंग छोड़ते हैं वो वापस नॉर्मल आ जाता है। क्योंकि मैंने देखा है जो गांव ग्राम में जितने हम जो बाबा जी होते हैं, जो चौधरी जी होते हैं ना, जब वो जा रहे होते हैं साइकिल पे, तो उन लोगों में ये बहुत कम पाया जाता है शुगर वगैरह। उनके घर में बाकी जो और लोग औरतें बैठी होती हैं उनको हो जाती है, मगर ये जो चौधरी बौधरी होते हैं जो साइकिल पे जाते हैं दूर दूर, उनको नहीं होती शुगर। बड़ी सही बात बोली। अच्छा, मुझे बताएं हिकमत में फिर कौन सी मेडिसिन जो हैं वो आप देते हैं? ईस्टर्न मेडिसिन स्पेशली आप बताइए, इसमें ऐसी कौन सी ऐसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी? मतलब चलो जड़ से नहीं, मगर एटलीस्ट आप बैलेंस करते हैं। मैनेज हम कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन की ना एक जो टाइप 2 है उसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। अच्छा। कि बॉडी के अंदर इंसुलिन भी मौजूद है लेकिन सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो हम उस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अच्छा। उसको कम करने के लिए करेला जो है उसके पत्ते बड़े इफेक्टिव होते हैं। करेले के पत्ते? करेले के पत्ते, नॉट करेला ना, करेले के पानी करेला भी इटसेल्फ भी क्योंकि उसको लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पत्तों का लेना आसान है, क्योंकि पत्तों को आप जो है वो आप खुश करके आप ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना के रख सकते हैं। अच्छा, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। करेले के पत्ते का पाउडर, करेले के जो पत्ते होते हैं ना उसको आपने लिया, मैं कहीं गलत हूँ तो बताइएगा, आपने करेले के पत्ते लिए, उसके बाद उसको सुखाया, उसके बाद ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करके उसको आप पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, ठीक है? फिर उसका इस्तेमाल बताइएगा। आप इसमें दो चीज़ें और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कड़ी लीव्स हैं, कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं जी, वो बहुत कॉमन है। कड़ी लीव्स जो है वो इस्तेमाल कर लें, और साथ वो भी ताज़ा कड़ी लीव्स लेके इसी तरह सुखा के ग्राइंड कर लें, ठीक है? और इसी तरह से सुहांजना जिसे मोरिंगा लीव्स कहते हैं, इन तीनों का कम्बिनेशन बना लें, और खाने के बाद जो है एक चम्मच ले लिया जाए। तो ये मोरिंगा पाउडर तो बाजार में इजीली मिल जाता है, इज दैट फाइन? वो चलेगा? मिल जाता है। अब इसका एक ज़हन में रखें, शुगर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक है। अच्छा, इसने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, ताकि जो इंसुलिन मौजूद है वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो आप ये फिर कितने चम्मच आप कहते हैं लोगों को? 1 चम्मच फक्की बना के, आधा 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 तीनों की, जी, या तीनों में से कोई भी एक चीज़? तीनों में से तीनों को मिक्स कर लें, उसका 1 चम्मच जो है खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, सुबह शाम 2 टाइम। ठीक है, आपने हर खाने के बाद 1 चम्मच पानी के साथ इसको गोल के डाइल्यूट करके जिस तरह से भी पीना है पी लीजिए, ठीक है? 3 टाइम। कोई ऐसी चीज़ जिससे ये जो मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ के, ये गोली खाना जो है ना छोड़ दें, शुगर की गोली खाते हैं या फिर इंसुलिन लगाते हैं पेट पे, हाथ में, कोई ऐसी मेडिसिन है जो ये ना करें? बस ईस्टर्न मेडिसिन? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना उस पेशेंट को उसकी कंडीशन के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। अगर पेशेंट को इंसुलिन लग रही है तो इसका मतलब है कि उसका जो इंसुलिन बॉडी जो है वो नहीं बना रही, तो उसको बाहर डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी तो कहते हैं मुझे शुगर है मगर मैं इंसुलिन पे आना नहीं चाह रही, मेरी आदत हो जाएगी, तो फिर मैं ऐसी कंट्रोल करती हूँ, लोग ये भी कहते हैं। फिर हाँ, वो अपनी बॉडी को मजीद डैमेज कर रहे होते हैं। डैमेज कर रहे होते हैं इसलिए कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है शुगर की वो बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक या लीथल आप कह सकते हैं। वो आपके गुर्दे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हाई शुगर तो फौरन डैमेज करती है ना गुर्दा, वो डैमेज करती है। और इसी तरह से फिर ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, इसकी जो कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस है वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑफ द शुगर। बिकॉज ऑफ द शुगर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पूरे जिस्म के अंदर ज़्यादा डैमेज करती हैं, इसलिए हमारा जो फोकस है वो शुगर को मेंटेन करने के ऊपर रहना चाहिए।
और ये इसके जो नॉर्मल जो लेवल्स है वो 100 to 126 तक है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। मतलब मुझे जो बात अभी तक समझ आई है वो ये है कि शुगर जो है सारी बीमारियों की जड़ है। आपको जितनी भी बीमारियां अगर होती हैं उसकी स्टार्ट पहली सीढ़ी शुगर है। अगर आपको शुगर हो जाती है तो देखें ना, कोई ज़ख्म भी हील नहीं होता, आपकी पूरी बॉडी भी हील नहीं होती, और फिर मज़ीद ये किडनी, लिवर, ये सारे फंक्शन आपके बहुत डैमेज और ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। तो आपने इसलिए एहतियात करनी है, शुगर नहीं होने देनी। एक ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं और हम आज बात करें डायबिटीज़ के ऊपर। तो आप कॉल्स भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, आपकी शुगर मैनेज नहीं हो रही है या फिर आप इंसुलिन से तंग आ गए या कोई दवाई से तंग आ गए हैं और आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई लो रहती है, कोई भी, तो आप कॉल कीजिए डॉक्टर साहब से, जो मशवरा करना है कीजिए, जो दवाई पूछनी है पूछिए। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि शुगर जितने लोगों को जो होती है, सबसे पहले लोग देखते हैं उनकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं। भले वज़न का तो नहीं मुझे इतना पता, मगर टांगें बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं। तो ये गोश्त भी खा जाती है आपके जिस्म का, बॉडी का? टांगों से पहचान लेते हैं ना लोग। आपने देखा है हिकमत में भी कि इनकी टांगें बहुत पतली पतली, इस बंदे को शुगर हो गई है, चेक कराओ। वो डिपेंड करता है कि जब शुगर इस हद तक बढ़ जाती है टाइप 1 के अंदर ख़ास तौर पे, कि जब बॉडी को जो ज़रूरत होती है एनर्जी की वो नहीं मिल पाती, तो फिर ये होता है कि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका वेट जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। एक कंडीशन होती है जिसमें बढ़ता है और उससे टाइप 2 डेवलप होती है, लेकिन टाइप 1 के अंदर ये होता है कि जो जिस्म के अंदर से जो बेसिक एनर्जी जो है वो जब नहीं मिल पाती तो वेट कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कोई अगर इंसुलिन नहीं लगाना चाहता, उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो अब उसके लिए जो आपकी ईस्टर्न मेडिसिन है वो कौन सी मेडिसिन आप स्विच करवाएंगे कि भाई अगर ये नहीं करनी, तुम्हें इंसुलिन नहीं लेना, तो फिर इस मेडिसिन पे आ जाओ जिसके साइड इफ़ेक्ट कोई ना हो, हर्बल हो? एडवाइस जी, टाइप 1 के लिए तो इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि पाकिस्तान उस वक्त एपिटॉम के ऊपर है, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे नंबर 1 के ऊपर पाकिस्तान है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स हैं टाइप 2 के हवाले से। और ये जो इंसिडेंस है ये 2045 तक मज़ीद जो है ये डबल हो जाएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। जिस तरह से पहले हम ये देखते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अब जो डायबिटीज़ है उसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। और 25% जो पेशेंट हैं वो दे आर अनअवेयर कि उन्हें शुगर डेवलप हो चुकी हुई है। और 75% वो पेशेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कैसे करना है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कोइंसाइड करती हैं, और ये हमारी जो ओवरऑल जो एक हमारी हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा लिंक तो अब इंसुलिन के मुतबादिल हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसी कौन सी मेडिसिन या ऐसी वो लोग जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास उसके लिए नेचुरल ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर जो है वो वेज मौजूद हैं। हमारी एक मेडिसिन है जिसका नाम डाइबिकेयर के है। यही जो कम्बिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जिसके अंदर नीम के पत्ते हैं, करेले के पत्ते हैं, जिसमें जामुन की गिटली है, ये तमाम जो चीज़ें हैं मिलके उससे ये हमारी जो मेडिसिन है ये डेवलप होती है डाइबिकेयर के नाम से। अच्छा। और ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव है उस हवाले से। प्लस में ये करती है कि जो इससे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, जैसे भी आपने डिस्कस किया कि वेट कम हो रहा है और ख़ास तौर पे पेशेंट्स को ना लेथार्जी होती है, ज़रा सा काम करके थक जाते हैं, तो चक्कर आते हैं, जिसम में खुजली, एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारी जो मेडिसिन हैं ये डुअल काम करती हैं। एक तो उसके शुगर को मेंटेन करती हैं, दूसरी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे रोकती हैं। हाथ सुन हो जाना, ये बारीक चुन ये चुन जो होना, नमनेस है ये न्यूरोपैथी जो है वो डेवलप होती है। अच्छा। शुगर की वजह से। कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसा टोटका डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बताइए कि जैसे जो शुगर के पेशेंट होने वाले हों उससे पहले अगर वो एहतियात करें और उस एज में कोई ऐसी फक्की या कोई ऐसा नुस्खा खाना शुरू कर दें कि जिसकी वजह से उनको शुगर हो ही ना, ऐसा कुछ शुरू से ही बता दें। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि इस वक्त जो प्री डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और दे आर अनअवेयर। हाँ। या अगर अवेयर हो चुके हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमें ये डेवलप ना हो। हाँ। उसके लिए फिर एक रिसर्च जो है वो प्रोडक्ट है हमारी जो कि हल्दी के नाम से है। हल्दी। अच्छा। इसके अंदर जो करक्यूमिन होता है इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो जो डायबिटीज़ जो डेवलप हो रही होती है टाइप 2 ख़ास तौर पे, उसको जो है वो डिले कर देता है। अच्छा। और दूसरा इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि जो बीटा सेल्स हैं इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर आते हैं।
तो ये इसका मेन अच्छा इफेक्ट है। डॉक्टर साहब, कुछ हकीम ये भी कहते हैं कि बचपन से बच्चों को थोड़ा सा करेले का जूस पिलाने का एक आदी डालो, तो उससे ये होता है कि उनके अंदर वो जो एक इंसुलिन का मादा है, जो शुगर लेवल जब बैलेंसिंग और कंट्रोल नहीं होता तो वो बहुत बेहतर रहता है, ठीक रहता है। क्या ये बात सच है कि अगर बचपन से ही जवानी तक और आगे भी अगर थोड़ा थोड़ा कभी लाइफस्टाइल में महीने में 1.5 महीने में कोई थोड़ा सा जूस पी लिया करें करेले का, तो क्या वो फ़र्क देता है कि आगे आपको शुगर ना होने दे बॉडी में? प्लीज़। तो अगर हमने इसी तरफ ही जाना है कि करेले का जूस पिलाना है, तो बेहतर ये है कि हम जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पैटर्न है उसको अडॉप्ट कर लें। हम उसको पेशेंट को या जो अपने बच्चों को ये आदी बनाएं कि हम उसको फ्रूट का जूस ना पिलाएं। अच्छा, फ्रूट का जूस ना पिलाएं। सुन ले और सुने जल्दी जल्दी, 2 मिनट ही आपके पास बता दे क्या क्या ना पिलाएं, क्या क्या ना खिलाएं जी। उन्हें फ्रूट्स खाने की आदत डालें। ठीक है, छिलकों के साथ फल चबा के खाएं, जूस ना पिएं। यस, ठीक है, ताकि वो जो फाइबर कंटेंट है वो उनकी बॉडी में जाए। डॉक्टर साहब टाइम कम है, और क्या क्या ना खाएं जल्दी बता दीजिएगा। और इसके अलावा जो शुगरी जो फूड्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब अगर खाना है तो एक आध को मैंगो खाने, वाटरमेलन खाने, लेकिन मुनासिब कौन सी ऐसी सब्जियां भी है जो ना खाएं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है? अच्छा, सब्जियां भी 2 तरह की होती हैं। एक वो जिनके अंदर स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे आलू हैं, अगर वो अब आजकल फ्राइज बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन ये स्टार्च शुगर पैदा करते हैं। तो हमें नॉन स्टार्च जो वेजिटेबल्स हैं, एक और शो करना पड़ेगा। शुगर इज़ नॉट ईजी, बहुत बातें करने वाली हैं इसके ऊपर, बहुत के टाइम का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। आई होप आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह से चेंजेस लेकर आने, सो दैट आप शुगर के पेशेंट ना हो जाए। कल मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।